इन सभी के बारे में हम जान चुके हैं। अब हम जानेंगे कि इंटरनेशनल लेवल पे क्या कुछ किया जा रहा है क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए। और कल के लेक्चर में हम देखेंगे इंडियन पर्सपेक्टिव, और एक लेक्चर और लगेगा जिसके अंदर हम देखेंगे वेरियस अदर इनिशिएटिव जो आप देखते हैं कि लाइक अभी हाल फिलहाल में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गए हैं। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ इस लेक्चर के बारे में बता देता हूँ कि लाइक कैसे कैसे आज के लेक्चर में हम जाने वाले हैं। जैसे सबसे पहले हम यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन इन्वायरमेंट को समझेंगे। ऑल्दो ये स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के नाम से भी जानी जाती है, इसके बारे में हम पहले ही थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं, बट क्योंकि आपके क्लाइमेट चेंज की शुरुआत यहीं से हुई थी, कहीं ना कहीं वो UNFCCC का जो बेस है यहीं से बन के आया था, तो इस वजह से हम यहाँ से शुरुआत करेंगे। देन इस कॉन्फ्रेंस के बाद स्टॉकहोम डिक्लेरेशन वगैरह सब कुछ हम समझेंगे, UNEP इसका फंक्शन समझेंगे। देन इसके बाद IPCC के बारे में हमने पहले पढ़ा हुआ है, बट स्टिल एक बार हम इसके बारे में जानेंगे, इसकी असेसमेंट रिपोर्ट और ये 6th असेसमेंट रिपोर्ट के बारे में थोड़ा बहुत मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, बट मेजर हाईलाइट जो वहाँ पर कल हम कवर नहीं कर पाए हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। बिकॉज IPCC की मैंने आपके साथ रिपोर्ट 2 तो डिस्कस कर दी है, ये रिपोर्ट 1 का डाटा है, तो इसको भी कहीं ना कहीं हमें डिस्कस करना होगा सो दैट एक होलिस्टिक मैनर में हम सभी चीजों को कवर कर सकें। अब नीड ऑफ द आवर्स वगैरह सब कुछ देखेंगे। देन रियो और समिट के ऊपर आएंगे, यहाँ से निकला हुआ फंड ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी के बारे में जानेंगे। देन यहाँ से अलग अलग आपकी कॉप मीटिंग स्टार्ट होगी, तो यहाँ पर कॉप मीटिंग में एक फेज रहेगा प्री आपका जो क्योटो प्रोटोकॉल है, तो प्री क्योटो प्रोटोकॉल में हम सभी चीजें ये काउंट करेंगे और यहाँ पर आके हम क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में डिस्कस कर लेंगे। देन इसके बाद पोस्ट क्योटो प्रोटोकॉल का आपका फेज आएगा जिसमें कमिटमेंट लेवल 1 एंड 2, मतलब 2 बार आपका जो दोहा अमेंडमेंट के बाद और पहले 2 बार आपका क्योटो प्रोटोकॉल को हम इंप्लीमेंट करते हैं। देन थर्ड फेज आएगा पेरिस एग्रीमेंट का, तो इन सभी के बारे में जानेंगे। जैसे ये प्री क्योटो प्रोटोकॉल है, फिर यहाँ से लेके दोहा तक ये जो आपका एरिया चलेगा दैट इज योर किस चीज में आ जाएगा, वो क्योटो प्रोटोकॉल के फर्स्ट फेज में आ जाएगा। सेकंड फेज आपका यहाँ से रेटिफाई होता है, दोहा प्रोटोकॉल वगैरह आपका यहाँ से आता है अमेंडमेंट, और यहाँ से आपका सेकंड फेज स्टार्ट हो जाएगा और 2015 तक चलेगा, 15 में पेरिस एग्रीमेंट आ जाएगा। देन अभी ये आपकी कॉप 26 हुई है, कॉप 26 तक हम सभी डाटा को देख लेंगे। अब देखिए कॉप 26 तक की जो आप डाटा वगैरह की बात कर भी रहे हैं, इसमें एक चीज याद रखना कि ये वाला जो डाटा है ये हम कल डिस्कस करेंगे, आज की वीडियो में नहीं। आज की वीडियो में बाकी सारे कॉप मीटिंग के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम समझेंगे। और एक चीज यहाँ पर और बता दूं, जैसे कुछ एक चीजें जैसे कॉमन फॉर डिफरेंशियल रिस्पांसिबिलिटी इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको समझना चाहिए आपको। देन एनेक्स 1 कंट्री 2 और ये जो आपका एनेक्स बी कंट्री है, इन सभी का जानेंगे हम। फिर ये फेजेस के बारे में जैसे मैंने आपको कहा कि 2008 से लेकर 12 तक आपका क्योटो प्रोटोकॉल का फर्स्ट फेज था, देन दोहा अमेंडमेंट के बाद सेकंड फेज आएगा। इन सभी टॉपिक को आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं। सभी तरह के मैकेनिज्म जैसे फ्लेक्सिबल मार्केट मैकेनिज्म जो है आपका, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, इन सभी के बारे में समझेंगे, एग्जांपल्स के साथ समझेंगे। और ये टर्म समझाने की बाकी ज्यादातर चीजें आपकी क्या रहने वाली हैं, थोड़ी थ्योरेटिक रहने वाली हैं। यहाँ पर मैं आपको क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस एग्रीमेंट की जो भी इंपॉर्टेंट डिस्कशंस होंगी वो सब बताऊंगा, बीच बीच में थोड़ी थोड़ी इंपॉर्टेंट चीजें आएंगी, उनको भी साथ के साथ डिस्कस कर लेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। सबसे पहला और मेजर इनिशिएटिव है आपका यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट। अब मैं इस कॉन्फ्रेंस को एक मेजर इनिशिएटिव इसलिए नहीं कह रहा हूं कि इसमें 114 देशों ने पार्टिसिपेट किया था, बल्कि मैं इसे मेजर इनिशिएटिव 2 रीजंस की वजह से कहता हूं। नंबर 1, ये पहली बार ऐसा हुआ था कि हम इंटरनेशनल लेवल पे एनवायरमेंट रिलेटेड इश्यूज को डिस्कस कर रहे थे। अगर दूसरी बात की जाए, यहां पर हम बात कर रहे हैं 1970 के दशक की, और इस टाइम पे आपकी जो कोल्ड वॉर है वो अपनी प्राइम पे थी, यानी पीक पे थी, जिसकी वजह से इस कॉन्फ्रेंस को कंडक्ट करवाना अपने आप में एक बड़ी अचीवमेंट है। ऑल्दो ऐसा नहीं है कि इस कॉन्फ्रेंस को कंडक्ट करवाने में कोई परेशानी नहीं आई। यूनाइटेड नेशन ने जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक को इस कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने के लिए मना कर दिया। ऐसा करने के पीछे रीजन ये था कि जो ईस्ट जर्मनी थी, यानी जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, यूएन की मेंबर नहीं थी, सो इस वजह से ईस्ट जर्मनी को इस कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट नहीं करने दिया गया। और इसी से नाराज होकर जो सोवियत ब्लॉक की सभी कंट्रीज थी, उन्होंने भी इस कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट नहीं किया। ये जो कॉन्फ्रेंस है 1972 में स्वीडन के एक शहर स्टॉकहोम में हुई थी। स्वीडन में इस कॉन्फ्रेंस को कंडक्ट करवाने का मेन रीजन ये था कि यूनाइटेड नेशन में स्वीडन ने ही ये प्रपोजल रखा था दैट ग्लोबल लेवल पे हमें एनवायरमेंटल डिबेट को स्टार्ट करना चाहिए। इसी वजह से यूनाइटेड नेशन ने जून 5 से लेकर 16 तक स्वीडन के शहर स्टॉकहोम में इस कॉन्फ्रेंस को कंडक्ट करवाया था, जिस वजह से आगे चलकर इस कॉन्फ्रेंस का नाम स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस भी पड़ता है। अगर बात की जाए इस कॉन्फ्रेंस की, तो इससे 3 मेजर आउटकम निकल के आए थे। पहली मेजर आउटकम थी, इससे लगभग 109 रिकमेंडेशन निकल के आए थे, जिसे हम कह देते हैं फ्रेमवर्क फॉर एनवायरमेंटल एक्शन। ऑल्दो ये रिकमेंडेशन सिर्फ एनवायरमेंट से रिलेटेड नहीं थे, यहां पर फोकस ह्यूमन सेटलमेंट, नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट, पोल्यूशन, डेवलपमेंट, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और एजुकेशन एंड सोशल एस्पेक्ट ऑफ एनवायरमेंट पे भी किया गया है। दैट्स व्हाई यहां पर मैं ये कंक्लूड करूंगा कि ये एनवायरमेंट के सभी एस्पेक्ट को कवर करने की कोशिश करती है। इसके बाद आप देखते हैं वर्ल्ड लेवल पे और नेशनल लेवल पे एनवायरमेंटल लॉ की फॉर्मेशन। इसके लिए मैं आपको 2 एग्जांपल देना चाहूंगा। इस कॉन्फ्रेंस की जो फाइनल डिक्लेरेशन थी, यानी स्टॉकहोम डिक्लेरेशन, उसमें लगभग 26 प्रिंसिपल थे आपके एनवायरमेंट से रिलेटेड, और आगे चलकर यही प्रिंसिपल मेजर कन्वेंशन के लिए फाउंडेशन फॉर्म करते हैं। उसके अलावा बात की जाए नेशनल लेवल की, तो आपको ध्यान ये देना है कि 1972 में श्रीमती इंदिरा गांधी जी हमारी प्राइम मिनिस्टर थी, और इसी दौरान आप 2 चीजें देखते हैं। 1974 में आता है हमारा वाटर एक्ट, जो डील करता है आपके वाटर पोल्यूशन से। इसके अलावा इस एक्ट के अंडर 2 इंपॉर्टेंट बॉडीज फॉर्म की जाती है, एक है सीपीसीबी, दूसरी है एसपीसीबी, यानी कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एंड स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। अब ये दोनों ही बोर्ड सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट को एडवाइस करते हैं इन एनवायरमेंटल रिलेटेड इश्यूज। दूसरा मेजर स्टेप था इंट्रोडक्शन ऑफ 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इससे वर्ल्ड में पहली बार किसी कॉन्स्टिट्यूशन में एनवायरमेंट को भी इंक्लूड किया गया था। यहां पर
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 और पार्ट 4A में हमने इन्वायरमेंट को जगह दी थी। ये दोनों पार्ट डील करते हैं डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज से। उसके अलावा तीसरी मेजर आउटकम थी फॉर्मेशन ऑफ यूएनईपी। इस ऑर्गेनाइजेशन का मेजर काम यह था कि जितने भी ग्लोबल एफर्ट्स लिए जा रहे हैं फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट और एनवायरमेंट सेफगार्ड के लिए, इन सभी के बीच में कोऑर्डिनेशन एस्टैब्लिश करना। इस कॉन्फ्रेंस की जो हमने पहली आउटकम डिस्कस की थी, जिसमें हमने बात की थी 109 रिकमेंडेशंस की, तो आगे चलकर इसे कहा जाता है स्टॉकहोम डिक्लेरेशन। यहां पर मेजर फोकस किया गया है उन एनवायरमेंटल इश्यूज पे जो इंटरनेशनली इंपॉर्टेंट है, खासकर नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट, पोल्यूशन प्रिवेंशन, साथ के साथ रिलेशनशिप बिटवीन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट। कई बार स्टॉकहोम डिक्लेरेशन को हम डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन एनवायरमेंट भी बोल देते हैं। तो ये सभी इंफॉर्मेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अबाउट स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस। नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड यूएनईपी। जैसा कि हमने अभी समझा कि ये स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस की एक आउटकम थी। ये दिसंबर 1972 में फॉर्म की गई थी। जैसा कि नाम बताता है, ये यूनाइटेड नेशन की एक एजेंसी है जो कोऑर्डिनेट करती है यूनाइटेड नेशन की सभी एनवायरमेंटल एक्टिविटीज को। इसको रिस्पांसिबिलिटी ये भी दी गई है कि जो भी एनवायरमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो, उनको ये सभी एजेंसीज के साथ डिस्कस कर सकती है। ये जो यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट है, ये कवर करती है बहुत डाइवर्स और वाइड रेंज ऑफ इश्यूज को, खासकर एनवायरमेंट, मरीन और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम से रिलेटेड। और उसके अलावा ये एनवायरमेंट के पॉलिटिकल एंगल यानी कि एनवायरमेंटल गवर्नेंस को डील करती है, और साथ ही साथ एनवायरमेंट के इकोनॉमिक एंगल यानी ग्रीन इकोनॉमी से भी डील करती है। अगर बात की जाए इस यूएनईपी की, तो आगे चलकर 1988 में इसने वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर फॉर्म की आईपीसीसी यानी इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, जिसे हम आगे डिस्कस करेंगे। उसके अलावा जो ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी है या मल्टीलेटरल फंड है, जो हमने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंडर फॉर्म किया था, इन दोनों की इंप्लीमेंटेशन के लिए ये वन ऑफ द प्रिंसिपल एजेंसी है। ऑल्दो इसके अलावा और बहुत सी एजेंसी इसमें पार्टिसिपेट करती है, बट उनमें से एक ये भी है, ये आपको याद रखना चाहिए। कभी भी आपको ये फैक्ट प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। ये जो यूएनईपी है, रिसेंट टाइम में इसने बहुत से प्रोटोकॉल और कन्वेंशन को सक्सेसफुली इंप्लीमेंट किया है। बात की जाए जैसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो 1987 में ओजोन की डिप्लीशन के लिए आया था, इस प्रोटोकॉल के सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन में यूएनईपी का एक मेजर रोल है। इस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अलावा 2012 का मिनामाटा कन्वेंशन जो डील करता है टॉक्सिक मर्करी से, जो इंट्रूड करती है आपकी फूड चेन में, इसको सक्सेसफुली इंप्लीमेंट करने में यूएनईपी का एक मेजर रोल रहा है। नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, जिसे फॉर्म किया था वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और यूएन एनवायरनमेंट ने 1988 में। ये एक प्रिंसिपल साइंटिफिक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जो यूनाइटेड नेशन के अंडर वर्क करती है। ये अपनी वेरियस असेसमेंट रिपोर्ट से सपोर्ट करती है हमारे क्लाइमेट चेंज के एफर्ट में, स्पेशली यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज में। आईपीसीसी की ये रिपोर्ट्स जो ह्यूमन इंड्यूस्ड क्लाइमेट चेंज है, उनके रिस्क को हाईलाइट करता है। साथ ही साथ ये इनसे होने वाले पोटेंशियल इंपैक्ट को भी हाईलाइट करता है, और ये हमें ऑप्शन बताता है हाउ वी कैन अडैप्ट टू द क्लाइमेट चेंज एंड हाउ वी कैन मिटिगेट द क्लाइमेट चेंज। यहां पर आपको समझना चाहिए कि अडैप्टेशन और मिटिगेशन में क्या फर्क है। देखिए, जब हम क्लाइमेट चेंज को रोकने की कोशिश करते हैं, दैट इज मिटिगेशन, मतलब हम कहीं ना कहीं यहां पर कोशिश करते हैं कि क्लाइमेट चेंज ना हो। Whereas जब ये क्लाइमेट चेंज एक रियलिटी बन जाता है, यानी एक्चुअल में क्लाइमेट चेंज हो चुका है, अब उस सिचुएशन में हम कैसे अपने आप को ढालें, दैट इज अडैप्टेशन। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है बिटवीन अडैप्टेशन एंड मिटिगेशन, दैट यू हैव टू रिमेंबर। उसके अलावा ये जो आईपीसीसी अपनी रिपोर्ट बनाता है, इसकी कोई ओरिजिनल रिपोर्ट्स नहीं है। यहाँ पर ये वेरियस साइंटिस्ट, जर्नल्स, यूनिवर्सिटीज इनकी रिपोर्ट को एक जगह इकट्ठा करता है और अपने अकॉर्डिंगली इन्हें रीडिजाइन करके वर्ल्ड लेवल पे प्रेजेंट करता है। अपने इसी एफर्ट्स के कारण आईपीसीसी को नोबेल पीस प्राइज मिला था 2007 में। उसके अलावा अगर बात करें इसकी असेसमेंट रिपोर्ट की, आईपीसीसी दो टाइप की रिपोर्ट्स देती है। एक होती है स्पेशल रिपोर्ट, एक होती है कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट रिपोर्ट। अब ये स्पेशल रिपोर्ट तो कभी कभार आएगी, whereas ये जो कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट रिपोर्ट है, ये रेगुलर इंटरवल्स पे आती है। ये रिपोर्ट क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड साइंटिफिक, टेक्निकल और सोशो इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन देती है। साथ ही साथ हमें इनसे होने वाले पोटेंशियल इंपैक्ट के बारे में भी बताती है। रिसेंटली आईपीसीसी ने अपनी 6th असेसमेंट रिपोर्ट पब्लिश की थी। इस रिपोर्ट में इन्होंने क्लाइमेट चेंज के फिजिकल साइंस को समझने की कोशिश की थी, और इसके लिए इन्होंने पास्ट में जो क्लाइमेट रहा है, अभी जो क्लाइमेट है और फ्यूचर में जो क्लाइमेट होगा, इन तीनों सिनेरियो को अच्छे से इवैल्यूएट करा है इस रिपोर्ट में। साथ ही साथ इन्होंने फोकस किया है ह्यूमन कॉस्ट एमिशंस पे, जिसकी वजह से इस प्लेनेट की दशा और दिशा दोनों बदल रहे हैं। इससे क्या इंपैक्ट होगा हमारे कलेक्टिव फ्यूचर पे, इसे भी इस रिपोर्ट में दर्शाया गया है। बात की जाए मेजर हाईलाइट ऑफ 6th असेसमेंट रिपोर्ट, जो ये एक्सट्रीम वेदर क्लाइमेट है, ये आने वाले सालों में और ज्यादा सीवियर और फ्रीक्वेंट होने वाला है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हम ऑलरेडी बहुत क्लोज है 1.5 डिग्री टेंपरेचर राइज के। अगर हम इसी पेस पे कंटिन्यू करते रहे, आने वाले दशक तक हम लगभग 5 डिग्री सेल्सियस तक टेंपरेचर बढ़ा देंगे, और जिसकी वजह से ये जो आपके एक्सट्रीम वेदर इवेंट है, ये और ज्यादा कॉमन होने वाले हैं। उसके अलावा इस रिपोर्ट में यह भी कहा जाता है कि जो ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सबसे डोमिनेटिंग ग्रीन हाउस गैस है, क्योंकि बाकी सभी गैसेस की कंसंट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड से बहुत कम है। इस वजह से कार्बन डाइऑक्साइड एक मेजर ग्रीन हाउस गैस कहलाती है। उसके अलावा इस रिपोर्ट में इस बात को भी हाईलाइट किया गया है कि अगर ग्लोबल कम्युनिटी 2030 तक अपने एमिशन लेवल को हाफ नहीं करती और 2050 तक नेट जीरो एमिशन अचीव नहीं करती, तो कहीं ना कहीं हम इस ग्लोबल वार्मिंग को रोक नहीं पाएंगे। उसके अलावा इस आईपीसीसी की रिपोर्ट में उन डेवलपिंग कंट्रीज, खासकर इंडिया का क्लेम को खारिज कर दिया, जहां पर इंडिया ये कहता था कि जो डेवलप्ड कंट्रीज है वो हिस्टोरिकल एमिटर है, जिसकी वजह से अर्थ पे ये क्लाइमेट चेंज आ रहा है। इस रिपोर्ट में कहा यह जा रहा है कि न केवल वो जो पुराने एमिशन है वो इसके लिए रिस्पांसिबल है क्लाइमेट चेंज के लिए, बल्कि अभी हम एमिशन कर रहे हैं वो भी उतना ही रिस्पांसिबल है। ये रिपोर्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए हम देखते हैं कि क्या मेजर कंसर्न निकल के आते हैं इस रिपोर्ट से। यहां पर यह कहा जाता है कि जो आर्टिक सी की बर्फ है वो अपने लोएस्ट लेवल पे पहुंच चुकी है लास्ट 150 साल के। उसके अलावा जो सी लेवल राइज कर रहा है वो अभी 3000 सालों में सबसे तेज है। उसके अलावा बात की जाए ग्लेशियर्स की, तो इनका जो डिक्लाइन है वो बहुत ज्यादा है, और ऐसा 2000 सालों में कभी देखने को नहीं मिला।
अब इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अभी सबसे ज्यादा 3 चीजों की जरूरत है। पहला, रिसेंटली हमारी ग्लासगो में एक 26 कॉप होकर हटी है UNFCCC की। अब इसमें वर्ल्ड लीडर्स ने बहुत सी कमिटमेंट शो की है, बट जरूरत यह है इन कमिटमेंट्स को एक्शन में तब्दील करने की। उसके अलावा वर्ल्ड लीडर्स को यह इंश्योर करना चाहिए जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, जो प्राइवेट सेक्टर है या प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं, इन सभी के एफर्ट्स को हम स्ट्रीमलाइन कर सकें ताकि हम प्रोटेक्ट कर सकें अपने प्लेनेट को। उसके अलावा सभी कंट्रीज, खासकर आपकी मेजर इकोनॉमीज की ये ड्यूटी बनती है कि ये जो 2020 से लेके 2030 तक का डेकेड है, इसमें हम अपने मैक्सिमम एफर्ट्स को शो करें ताकि जो हमारा एम है 1.5 डिग्री से बियॉन्ड ग्लोबल टेंपरेचर को राइज नहीं करने देंगे, इसे हम अचीव कर सकें। अब ये बात थी 1988 की, जब हम आईपीसीसी की फॉर्मेशन देखते हैं। इस आईपीसीसी की फर्स्ट रिपोर्ट पब्लिश होती है 1989-90 में, और जिसकी वजह से 1992 में हम देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। इसे हम अर्थ समिट या रियो अर्थ समिट के नाम से भी जानते हैं। इस कॉन्फ्रेंस ने कहीं ना कहीं पब्लिक अवेयरनेस बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दी थी अबाउट एनवायरनमेंट। उसके अलावा इस कॉन्फ्रेंस ने पहली बार आपके एनवायरनमेंट और डेवलपमेंट को एक साथ लिंक किया, जिससे निकल के आई वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसके बारे में हम थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे, ऑल्दो डिटेल्स इसकी हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट टॉपिक में कवर कर रखी है। यहां पर लगभग 190 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था, जिन्होंने अपनी कमिटमेंट शो की थी कि वो रिड्यूस करेंगे बायोडायवर्सिटी की लॉसेस को ग्लोबल, रीजनल और लोकल लेवल पे। ये टारगेट उन्हें अचीव करना था बाय 2010। इसके अलावा बात की जाए इन वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, तो यहां पर आपको Rio+5 देखने को मिलती है जो न्यूयॉर्क में हुई थी। उसके अलावा आपको Rio+10 जोहान्सबर्ग में देखने को मिलती है, और Rio+20 आपको वापस ब्राजील के शहर रियो में देखने को मिलती है। नाउ लेट अस कम टू द पॉइंट, जहां पर हम बात करते हैं कि इस अर्थ समिट की आउटकम क्या रही। यहां से आपकी रियो डिक्लेरेशन निकल के आई जो फ्यूचर में सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए कंट्रीज को गाइड करती है। उसके अलावा यहां से एजेंडा 21 निकल के आया, ये नॉन बाइंडिंग एक्शन थे जो बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। उसके अलावा फॉरेस्ट प्रिंसिपल निकल के आया, ये भी एक नॉन बाइंडिंग डॉक्यूमेंट था जो कंजर्व करने की बात करता है फॉरेस्ट को। आगे चलकर इसी से निकल के आया बायोडायवर्सिटी एंड एचई टारगेट। यहां पर 3 लैंडमार्क एग्रीमेंट स्टार्ट होते हैं। पहला होता है आपका कन्वेंशन ऑन बायोडायवर्सिटी, जिसे हम बायोडायवर्सिटी टॉपिक में कवर कर चुके हैं, और सेकंड है हमारा यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। ये हमने डेजर्टिफिकेशन टॉपिक के अंडर कवर कर लिया है। ये दोनों ही कन्वेंशन लीगली बाइंडिंग है। Whereas जो थर्ड कन्वेंशन निकल के आता है दैट इज यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ये कन्वेंशन लीगली बाइंडिंग नहीं है। अब ये तो बात थी रियो अर्थ समिट की। अब इस समिट के शुरू होने से पहले हमने एक फैसिलिटी स्टार्ट की, दैट इज ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी। ये एक तरह का फंड है जो एनवायरनमेंट पे फोकस करता है। ये लोकेटेड है वाशिंगटन, यूनाइटेड स्टेट में। बात की जाए ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी की, तो ये लगभग 184 कंट्रीज को यूनाइट करता है वेरियस इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, सिविल सोसाइटी और प्राइवेट सेक्टर के साथ, ताकि हम ग्लोबली एनवायरनमेंट के जो इश्यूज है उन्हें रिजॉल्व कर सके और सपोर्ट कर सके नेशनल सस्टेनेबल डेवलपमेंट के सभी इनिशिएटिव्स को। जैसा कि हमने जाना कि UNEP वन ऑफ द इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है इसकी, तो यहां पर आपको ये याद रखना है ये एक इंडिपेंडेंट ऑपरेटिंग फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है जो यूएन के एम्बिट में नहीं आती, और यहां पर ये ग्रांट करते हैं पैसे उन प्रोजेक्ट्स को जो डील करते हैं बायोडायवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज, इंटरनेशनल वाटर, लैंड डिग्रेडेशन, ओजोन लेयर और POPs जैसे पोल्यूटेंट्स से। ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी प्रोवाइड करता है एक फाइनेंशियल मैकेनिज्म जिससे हम सपोर्ट करते हैं 5 मेजर कन्वेंशंस को, जैसे मिनामाटा कन्वेंशन जो टॉक्सिक मर्करी से डील करता है, स्टॉकहोम कन्वेंशन जो परसिस्टेंट ऑर्गेनिक मैटर से डील करता है, उसके अलावा कन्वेंशन ऑन बायोडायवर्सिटी को भी ये सपोर्ट करता है, और साथ ही साथ कन्वेंशन ऑन कॉम्बैटिंग डेजर्टिफिकेशन को भी ये सपोर्ट करता है। आज की डिस्कशन का जो मेजर टॉपिक है दैट इज यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। इस कन्वेंशन को भी फाइनेंशियली सपोर्ट करता है ये ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी। ये पांचों आपको याद रखना है, स्टार मार्क कर लीजिए इसे, बिकॉज यूपीएससी इसके बारे में आपको पूछ सकता है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ये आपके यूनाइटेड नेशन के अंडर एक इंटरनेशनल एनवायरनमेंट ट्रीटी है जो नेगोशिएट की थी हमने रियो अर्थ समिट में, और इसे फाइनली साइन किया था हमने न्यूयॉर्क सिटी में। इस कन्वेंशन में लगभग 197 पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज हैं। इस कन्वेंशन का एम यह है कि हम विभिन्न कंट्रीज को बाइंडिंग टारगेट्स दे सके जिनमें हम कंट्रोल कर सके इनकी ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को। उसके अलावा इस कन्वेंशन का एम यह भी है कि हम स्टेबलाइज कर सके ग्रीन हाउस गैस की कंसंट्रेशन को उस एटमॉस्फेरिक लेवल पे जहां पर ये डेंजरस ना हो ह्यूमन एग्जिस्टेंस के लिए। ये बात मैंने आपको पहले भी समझाई थी और आज फिर समझाता हूं। यहां पर हम ग्रीन हाउस गैस का एलिमिनेशन नहीं कर रहे हैं, मतलब अर्थ से हम ग्रीन हाउस गैस को बिल्कुल रिमूव नहीं करना चाहते। हम इसकी एक ऐसी कंसंट्रेशन मेंटेन करना चाहते हैं जिससे कोई थ्रेट ना हो ह्यूमन एग्जिस्टेंस को। अनलाइक डेजर्टिफिकेशन का जो कन्वेंशन है या बायोडायवर्सिटी का जो कन्वेंशन है, ये कन्वेंशन लीगली बाइंडिंग नहीं है। बात की जाए कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की, तो ये प्राइम इसकी डिसीजन मेकिंग बॉडी है जिसमें सभी स्टेट्स पार्टिसिपेट करती हैं और अपने अपने ओपिनियन यहां पर रखती हैं। इस कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी का काम यह भी है कि जो भी लीगल इंस्ट्रूमेंट अगर कोई हो उनकी इंप्लीमेंटेशन कैसे चल रही है उसको ओवरसी करती है। साथ ही साथ ये इस कन्वेंशन के इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन को इंश्योर करती है। बात की जाए UNFCCC की, तो यहां पर आपको 4 मेजर कॉप्स को याद रखने की जरूरत है। पहली इंपॉर्टेंट कॉप है COP1 जो बर्लिन जर्मनी में हुई थी
1995 में। इसे याद रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि यहां से शुरुआत हुई थी आपके UNFCCC की। उसके अलावा हमें कॉप 3 को याद रखना है, जो जापान की एक सिटी क्योटो में हुई थी, जहां से क्योटो प्रोटोकॉल निकल के आया। और यहां से शुरुआत होती है एक बाइंडिंग ऑब्लिगेशन की, जो इंपोज की गई थी डेवलप्ड कंट्रीज पे, ताकि वो रिड्यूस कर सके ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को। उसके अलावा आपको याद रखना है कॉप 21, जो 2015 में हुई थी फ्रांस के एक शहर पेरिस में। इसकी आउटकम थी आपकी पेरिस एग्रीमेंट, जिसमें वर्ल्ड लीडर्स ने अपनी कमिटमेंट शो की है टुवर्ड्स मिटिगेटिंग द क्लाइमेट चेंज। आपको रिसेंट कॉप 26 को याद रखने की जरूरत है, जो ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुई है। तो ये 4 कॉप्स आपके लिए जाननी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें इन 4 कॉप्स की, तो 3 मैंने यहां पर मेंशन की है। चौथी मेंशन ना करने का रीजन ये है कि चौथी हमेशा चेंज होती रहेगी। अगर आप अटेम्प्ट दे रहे हैं 2023 में, तो उसके लिए आपका कॉप 27 इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो दैट्स व्हाई यहां पर मैंने 4th कॉप को मेंशन नहीं किया। ऑल्दो मेरे अकॉर्डिंग सिर्फ ये 4 कॉप्स ही इंपॉर्टेंट होते हैं, बट फिर भी हम यूपीएससी के ऊपर भरोसा तो नहीं कर सकते। इस वजह से आइए एक बार इन सभी कॉप्स के वेन्यूज को हम देख लेते हैं। बात की जाए कॉप 1, जो 1995 में हुआ था, ये बर्लिन में हुआ था, जो कि जर्मनी का एक शहर है, और यहां से निकल के आया था आपका बर्लिन मैंडेट। इसके बाद 96 का कॉप 2 जिनीवा स्विट्जरलैंड में हुआ था। 97 का कॉप 3 क्योटो जापान में हुआ था, जहां से निकल के आया आपका क्योटो प्रोटोकॉल। उसके बाद कॉप 4 आपका अर्जेंटीना के शहर ब्यूनस आयर्स में हुआ था। कॉप 5 बॉन जर्मनी में। कॉप 6 हेग नीदरलैंड में। कॉप 7 मार्केश मोरक्को में। कॉप 8 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर सकते हैं, क्योंकि ये इकलौता ऐसा कॉप है जो इंडिया में हुआ था, और इससे निकल के आया था न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन। उसके बाद कॉप 9 मिलान इटली में। कॉप 10 ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना में एक बार फिर से। अब ऐसे छोटे मोटे फैक्ट्स आपको स्टेट सर्विसेज में काम आ सकते हैं कि अर्जेंटीना ने 2 बार एक ही शहर में आपकी कॉप मीटिंग करवाई है। सो ऐसे छोटे फैक्ट्स को आप अलग से लिख सकते हैं, ताकि आपके स्टेट सर्विसेज में ये हेल्प कर सके। इसके बाद कॉप 11 में एक मेजर आउटकम आती है, जो कि आपकी मॉन्ट्रियल कनाडा में हुई थी। यहां पर आपका जो क्योटो प्रोटोकॉल था वो फोर्स में आता है। उसके बाद नेक्स्ट कॉप यानी कॉप 12 नैरोबी केनिया में हुआ था। कॉप 13 बाली इंडोनेशिया। कॉप 14 पोजनैन पोलैंड में। कॉप 15 कोपेनहेगन डेनमार्क। कॉप 16 कैनकिन मैक्सिको। कॉप 17 डरबन साउथ अफ्रीका। कॉप 18 दोहा कतर। कॉप 19 वार्सो पोलैंड। कॉप 20 लीमा पेरू में हुई थी। कॉप 21 पेरिस फ्रांस में हुई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे निकल के आता है पेरिस एग्रीमेंट। ये पेरिस एग्रीमेंट रिसेंट टाइम में बहुत न्यूज में है। उसके अलावा कॉप 16 मार्केश मोरक्को। कॉप 23 बॉन जर्मनी में हुई है। उसके अलावा कैटोविश जो पोलैंड में लोकेटेड है, यहां पर आपकी कॉप 24 हुई थी। और कॉप 25 हुई थी स्पेन के शहर मैड्रिड में। इसके बाद 2020 में आपकी कॉप 26 होनी थी, बट ये हो नहीं पाई बिकॉज ऑफ कोविड। और इसकी वजह से रिसेंटली आप देखते हैं 2021 में कॉप 26 स्कॉटलैंड के शहर ग्लासगो में। यहां तक तो बात हुई कॉप 26 की। अब बात करते हैं कॉप 27 की। अब इसकी भी सिटी आपको पता होनी चाहिए। तो यहां पर आपको याद रखना है कि ये इजिप्ट के एक शहर शर्म अल शेख में हो रही है। अब डिस्कस करते हैं सभी कॉप्स के कुछ मेजर आउटकम्स को। पहले कॉप से निकल के आता है आपका बर्लिन मैंडेट। ये कॉप 1995 में जर्मनी के एक शहर बर्लिन में हुआ था। अब आपको यहां पर यह याद रखने की जरूरत है, अभी तक UNFCCC एक वॉलंटरी नेचर का एग्रीमेंट था, बट इस बर्लिन मैंडेट में इस बात पे जोर दिया जाता है कि इस क्लाइमेट चेंज के जो भी एक्शंस हैं, इन्हें आप लीगली बाइंडिंग कर दीजिए। वॉलंटरी नेचर के होने के कारण लोग इस कन्वेंशन को सीरियसली नहीं ले रहे थे, जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड एफर्ट्स में बहुत ज्यादा कमी देखने को मिल रही थी। इसके बाद आता है आपका कॉप 2,
यहां पर फिर से एक बार एम्फसाइज किया जाता है कि सभी टारगेट को आप लीगली बाइंडिंग करें। ये आपका कॉप हुआ था जिनीवा स्विट्जरलैंड में 1996 में। बात की जाए कॉप 3 की, तो ये कॉप 3 क्योटो जापान में हुआ था और इससे निकल के आता है आपका क्योटो प्रोटोकॉल। इस क्योटो प्रोटोकॉल को इंडिया ने रेटिफाई किया था इन 2002। ये आपकी इकलौती ऐसी ग्लोबल ट्रीटी है जिसमें हमने ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन लेवल को लीगली बाइंड किया था। मतलब कंट्रीज के ऊपर इंपोज किया गया था कि आप इससे ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन नहीं कर सकते। अब ये जो आपका कन्वेंशन है ये फोर्स में आता है फेब 2005 में और करंटली लगभग 122 पार्टीज ऐसी हैं जो जो इस कन्वेंशन का पार्ट है। अब यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको याद रखनी है। यूएसए ने ऑल्दो पार्टिसिपेट किया था इस क्योटो प्रोटोकॉल में, बट यूएसए ने कभी भी इस क्योटो प्रोटोकॉल को रेटिफाई नहीं किया था। अब कहीं ना कहीं ये इस क्योटो प्रोटोकॉल का मेजर फेलियर है बिकॉज यूएसए वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्रीन हाउस गैस एमिटर है या कार्बन डाइऑक्साइड एमिटर है ग्लोब का। उसका इस क्योटो प्रोटोकॉल में पार्टिसिपेट ना करना कहीं ना कहीं इस क्योटो प्रोटोकॉल की फेलियर को दर्शाता है। उसके अलावा जब सेकंड फेज चला था क्योटो प्रोटोकॉल का तो कनाडा ने इससे विड्रॉ कर लिया था। इस क्योटो प्रोटोकॉल का एम ये है कि हम फाइट करेंगे अगेंस्ट ग्लोबल वार्मिंग एंड रिड्यूस करेंगे हम ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को। यहां पर हम ग्रीन हाउस गैसेस को एलिमिनेट करने की बात नहीं कर रहे हैं, हम इन ग्रीन हाउस गैसेस को उस लेवल पे मेंटेन करने की बात कर रहे हैं जहां पर ये डेंजरस ना हो आपके क्लाइमेट सिस्टम के लिए। फर्दर इस क्योटो प्रोटोकॉल का एक एम ये भी था कि हम ग्रीन हाउस गैस की एमिशन 5% से कम कर देंगे एज कंपेयर टू 1990 के लेवल से। इसे हमें अचीव करना है बाय 2012। ये जो आपका क्योटो प्रोटोकॉल है ये बेस्ड है आपके कॉमन बट डिफरेंशियल रिस्पांसिबिलिटी पे। ये कॉमन बट डिफरेंशियल रिस्पांसिबिलिटी वर्ड हम बहुत बारी सुन चुके हैं, तो आइए समझते हैं कि यहां पर इसका मतलब क्या है। इसमें वर्ल्ड को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, एक हिस्टोरिकल एमिटर और एक रीसेंट एमिटर। अब देखिए जो हिस्टोरिकल एमिटर्स हैं ये वो कंट्रीज हैं जिन्होंने अपने डेवलपमेंट के टाइम पे अर्थ को बहुत ज्यादा पॉल्यूट और बहुत ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेस को एमिट किया। यहां पर हम इंक्लूड करते हैं यूएसए, फ्रांस, यूके, जर्मनी जैसी कंट्रीज को। उसके अलावा जो रीसेंट एमिटर्स हैं इनमें हम इंक्लूड करते हैं उन डेवलपिंग कंट्रीज को जिनमें 1950 के बाद से डेवलपमेंट का फेज आया है। अब यहां पर कॉमन रिस्पांसिबिलिटी है इन डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज की कि इन्हें फाइट करना है क्लाइमेट के अगेंस्ट, वेयर एज डिफरेंशिएटेड रिस्पांसिबिलिटी के अंडर जो आपके हिस्टोरिकल पॉल्यूटर्स हैं या हिस्टोरिकल एमिटर्स हैं इनके ऊपर ज्यादा रिस्पांसिबिलिटी है इस क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए। तो यहां पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है इन डेवलप्ड कंट्रीज के ऊपर क्योंकि इन्होंने हिस्टोरिकली इन ग्रीन हाउस गैस को एमिट किया है और जिसकी वजह से आज हम करंट लेवल पे देख पा रहे हैं इन ग्रीन हाउस गैसेस को। इस क्योटो प्रोटोकॉल के अंडर आपकी जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनको कहीं ना कहीं लीगली बाइंडिंग लिमिट्स दी गई हैं और साथ ही साथ उनको ये रिस्पांसिबिलिटी दी गई है कि वो फंड्स प्रोवाइड करें इन डेवलपिंग कंट्रीज को और लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज को ताकि ये भी अपनी ग्रीन हाउस गैस के एमिशन को रोक सके। उसके अलावा इन डेवलपिंग और लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज को ये कहा गया है कि अकॉर्डिंग टू देयर रिस्पेक्टिव कैपेसिटी आप भी कोशिश कीजिए कि आप इन ग्रीन हाउस गैस के एमिशन को रोक सके, बट इनके ऊपर कोई भी बाइंडिंग टारगेट नहीं है। आगे चलकर यही रीजन बनेगा आपके ग्लोबल ब्लॉकेज का। पोस्ट क्योटो प्रोटोकॉल इनिशिएटिव्स को डिस्कस करेंगे या इसके बाद की आउटकम्स को डिस्कस करेंगे तब मैं आपको कहूंगा कि ये जो कॉमन बट डिफरेंशियल रिस्पांसिबिलिटी है आगे चलकर ग्लोबल ब्लॉकेज के लिए मेजरली रिस्पांसिबल रहेगी, जहां पर डेवलप्ड कंट्रीज ये कहेंगी हम ही सारे पैसे क्यों दें और हम ही क्यों ग्रीन हाउस गैस के एमिशन को कम करें क्योंकि हम तो अभी ग्रीन हाउस गैस को एमिट नहीं कर रहे हैं। वेयर एज डेवलपिंग कंट्रीज और इनके लीडर्स ये कहेंगे कि आपने हिस्टोरिकली वर्ल्ड को पोल्यूट किया है तो आपकी ज्यादा रिस्पांसिबिलिटी है। अब यही कॉमन बट डिफरेंशियल रिस्पांसिबिलिटी का जो प्रिंसिपल है आगे जाकर वर्ल्ड लेवल पे इस कन्वेंशन के फेलियर का रीजन बनता है बिकॉज आगे जाकर आपके जो डेवलप्ड कंट्रीज है वो कहेंगे कि हम फंड्स क्यों प्रोवाइड करें, हम तो अब इन गैसेस को एमिट करते भी नहीं है इतना। साथ ही साथ हम अपने एमिशन लेवल को कम क्यों करें जब ये डेवलपिंग कंट्रीज इतना ज्यादा एमिट कर रहे हैं। और जो डेवलपिंग कंट्रीज है वो यहां पर ये कहेंगे कि भैया आपको हमें पैसा प्रोवाइड करना पड़ेगा बिकॉज आपने हिस्टोरिकली वर्ल्ड को पोल्यूट किया है और एनवायरमेंट को डिग्रेड किया है। साथ ही साथ हम अपने एमिशन लेवल को कम अभी इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हमें भी डेवलपमेंट अचीव करनी है। अगर आप फंड नहीं देंगे तो मजबूरन हम इस ग्रीन हाउस गैस के एमिशन को कम नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमें भी डेवलपमेंट अचीव करनी है ताकि हमारे यहां की पॉपुलेशन का भी लाइफस्टाइल इंप्रूव हो सके। तो जिस वजह से इसके बाद आप देखेंगे आगे चलकर कोई भी लीगली बाइंडिंग टारगेट नहीं लिया जाएगा। अब कई बार आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो उनमें सुनते हैं एनेक्स 1 कंट्री, एनेक्स 2 कंट्रीज, नॉन एनेक्स कंट्रीज। व्हाट आर दीज? ये क्योटो प्रोटोकॉल के अंडर ही डिफाइंड है। आइए देखते हैं कैसे। जो एनेक्स 1 कंट्रीज हैं इनमें सभी डेवलप्ड और इकोनॉमी इन ट्रांजिशंस को हम इंक्लूड करते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं यहां पर वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज की, यूएसए की और ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज के साथ साथ रशिया की भी। एनेक्स 2 में आपकी डेवलप्ड कंट्रीज आती हैं। अब ये आपका एक सबसेट है किसका? एनेक्स 1 का। मान लीजिए ये आपका एनेक्स 1 है और इसमें से कुछ सिलेक्टिव कंट्रीज इस एनेक्स 2 में आती हैं जिन्हें फाइनेंशियल और टेक्निकल सपोर्ट देना है इन इकोनॉमी इन ट्रांजिशन और डेवलपिंग कंट्रीज को सो दैट ये अपने ग्रीन हाउस गैस के एमिशन को रोक सके। फॉर एग्जांपल यहां पर बात की जाए यूएसए की तो यूएसए टर्की या किसी ऐसे देश को सपोर्ट करे ताकि वो अपने ग्रीन हाउस गैस के एमिशन को रोक सके। तो इसमें यूएसए आपके एनेक्स 2 में आता है, ऑल्दो एनेक्स 1 में आपका टर्की भी इंक्लूडेड है।
सो दैट्स व्हाई ये एक सबसेट है आपके NX1 का ही। NXB कंट्रीज में वो NX1 पार्टीज आती हैं जिन्होंने फर्स्ट और सेकंड राउंड ऑफ क्योटो प्रोटोकॉल में एमिशन टारगेट्स को लिया था। अब देखिए, जो फर्स्ट राउंड है वो 2008 से 2012 तक का था और जो सेकंड राउंड है वो 2013 से 2020 तक का है। इस सेकंड राउंड के बारे में हम कल डिटेल में डिस्कस करेंगे। इन दोनों ही राउंड्स में कंपल्सरी बाइंडिंग टारगेट्स दिए गए थे ग्रीन हाउस गैस के एमिशन के इन डेवलप्ड कंट्रीज को। तो यहां पर NXB में हम सिर्फ उन कंट्रीज को इंक्लूड करते हैं जिन्होंने क्योटो फेज 1 और क्योटो फेज 2 दोनों में ही पार्टिसिपेट किया है। अब बात की जाए नॉन NX1 कंट्रीज, इनमें वो कंट्रीज लिस्टेड है जो कन्वेंशन का तो पार्ट है बट इनकी जो इनकम है वो मोस्टली बहुत कम है, जिसकी वजह से ये ग्रीन हाउस गैस के एमिशन को अभी कम नहीं कर सकते और इनके लिए टारगेट वॉलंटरी है, बाइंडिंग नहीं है। बात की जाए क्योटो प्रोटोकॉल की तो यहां पर दो कमिटमेंट पीरियड्स आते हैं। एक आता है आपका 2008 से 2012 का और दूसरा आता है आपका 2013 से 2020 का। जो सेकंड कमिटमेंट पीरियड है ये 2012 में साइन किया गया था, जिसे हम कहते हैं दोहा अमेंडमेंट, और कई बार इसे दोहा अमेंडमेंट टू क्योटो प्रोटोकॉल भी कहा जाता है। इन दोनों पीरियड्स में लीगली बाइंडिंग टारगेट दिए गए थे डेवलपिंग कंट्रीज को ताकि वो रिड्यूस कर सके ग्रीन हाउस गैस के एमिशन को। जो भी कंट्रीज इन टारगेट को अचीव नहीं कर पाएगा, मान लीजिए पहले फेज की हम रिपोर्ट लेते हैं 2012 में और कुछ कंट्रीज इसको अचीव नहीं कर पाती, कहीं ना कहीं पेनल्टी इंपोज करी जा सकती है इन कंट्रीज पे। अब जो आपका फर्स्ट कमिटमेंट पीरियड था 2008 से 2012 का, इसमें लगभग 35 कंट्रीज पे लीगली बाइंडिंग टारगेट्स थे। जैसा कि आप सभी जानते हैं यूएसए ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था। उसके अलावा इन 35 कंट्रीज में से कनाडा ने क्योटो प्रोटोकॉल के फेज 2 में पार्टिसिपेट नहीं किया। उसके अलावा जापान, न्यूजीलैंड और रशिया ने भी फर्स्ट राउंड के बाद कोई भी लीगली बाइंडिंग टारगेट नहीं दिया सेकंड कमिटमेंट पीरियड में। तो ऑलमोस्ट आपकी 4 से 5 कंट्रीज सेकंड कमिटमेंट पीरियड में पार्टिसिपेट ही नहीं करती, जिसकी वजह से ये सेकंड कमिटमेंट पीरियड एक टोटल फेलियर बन के रह जाता है। इसके फेलियर के बाद 2014 लीमा में स्टार्ट होती है नेगोशिएशन, जहां पर हम बात करते हैं कि 2015 में हम कुछ ऐसा एग्रीमेंट लेके आएंगे जिससे हम कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन कम कर सकेंगे ग्लोबल लेवल पे। जब ये नेगोशिएशन चल रही थी तो 3 बिग विलन्स यानी कि चाइना, इंडिया और यूएसए ने ऐसे सिग्नल्स दिखाए कि हम ऐसी किसी भी ट्रीटी को एक्सेप्ट और रेटिफाई नहीं करेंगे जिसमें लीगली बाइंडिंग होगा रिडक्शन ऑफ कार्बन एमिशन, जिसकी वजह से यूरोपियन कंट्रीज के न्यूज़पेपर इन्हें 3 बिग विलन्स भी कहते हैं। अब क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर जो गैसेस इंक्लूड करी गई थी वो कुछ इस तरह से हैं: कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, ग्रुप्स ऑफ हाइड्रोफ्लोरोकार्बन यानी HCF और ग्रुप ऑफ परफ्लोरोकार्बन यानी PFC। इन सभी को इंक्लूड किया गया था ग्रीन हाउस गैस की कैटेगरी में और इन सभी के लिए लीगली बाइंडिंग टारगेट्स थे। अब हमने बात तो करी कुछ लीगली बाइंडिंग टारगेट्स से। अब इन केस आप डोमेस्टिक एक्शन से इन टारगेट्स को अचीव नहीं कर पा रहे हैं तो आप क्या करें? तो आपके लिए मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म इंश्योर करता है क्योटो प्रोटोकॉल, जिसे हम कहते हैं क्योटो फ्लेक्सिबल मार्केट प्रोटोकॉल मैकेनिज्म। इसमें 3 मैकेनिज्म आते हैं। पहला है आपका क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, दूसरा है एमिशन ट्रेडिंग एंड तीसरा है आपका ज्वाइंट इंप्लीमेंटेशन। सबसे पहले बात करते हैं क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म की। क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म में हम जो क्योटो प्रोटोकॉल के अंडर NXB कंट्रीज हैं, मतलब जो सेकंड फेज में भी पार्टिसिपेट कर रही हैं, उन कंट्रीज को हम अलाउ करते हैं कि ये एमिशन रिडक्शन प्रोजेक्ट्स को इंप्लीमेंट कर सकते हैं डेवलपिंग कंट्रीज में। फॉर इंस्टांस मान लीजिए फ्रांस है, फ्रांस आपकी एक NXB कंट्री है और ये एक प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करने की बात कर रहे हैं इंडिया में, जिससे इंडिया में कार्बन एमिशन कम हो सकता है। यहां पर फ्रांस को मिलेगा कार्बन एमिशन रिडक्शन क्रेडिट यानी कि कार्बन क्रेडिट। इसकी वजह से मान लीजिए 10 टन कार्बन डाइऑक्साइड कम एमिट हो रही है तो यहां पर आपको इतने ही कार्बन क्रेडिट्स मिल जाएंगे। तो ऐसे सभी प्रोजेक्ट को अलाउ करता है आपका क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। अब इससे फ्रांस को बेनिफिट यह है कि जितना यहां पर कार्बन एमिशन रिड्यूस होगा उतना ही कार्बन क्रेडिट मिल जाएगा फ्रांस को, जिसे ये ग्लोबल कम्युनिटी को शो कर सकता है और यह बता सकता है कि मैंने अपना क्योटो टारगेट अचीव किया है। यहां पर जो हम कार्बन क्रेडिट की बात कर रहे हैं, ये एक कार्बन क्रेडिट ये इक्विवेलेंट है 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन के। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया है तो इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल और दूंगा। मान लीजिए एक डेवलप्ड कंट्री है और इसे क्योटो प्रोटोकॉल के अंडर 100 कार्बन यूनिट की लिमिट मिली हुई है। बिकॉज ऑफ सम नेग्लिजेंस इस कंट्री ने यूटिलाइज कर लिए हैं 120 कार्बन क्रेडिट। अभी जो एक्स्ट्रा 20 कार्बन क्रेडिट इन्होंने यूज किए हैं क्योटो प्रोटोकॉल के अंडर, इसके लिए इन्हें पेनल्टी भी लग सकती है। अब इससे बचने के लिए ये डेवलप कंट्री क्या करेगी, एक डेवलपिंग या लीस्ट डेवलप कंट्री में किसी ऐसे प्रोजेक्ट को स्टार्ट करेगी और डेवलप करेगी जिससे क्लीन एनर्जी प्रोड्यूस होती हो, फॉर एग्जांपल सोलर पावर प्लांट या विंड मिल्स जैसे प्रोजेक्ट्स में, ताकि जो इसको 20 कार्बन क्रेडिट एक्स्ट्रा यूज करने पे पेनल्टी लगनी हो उससे ये बच सके। अब यहाँ पर ये जो प्रोजेक्ट होगा इसमें लगभग इतनी ही अमाउंट के आप कार्बन एमिशन को रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे, तभी आपको पेनल्टी नहीं लगेगी। कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग और कार्बन ट्रेडिंग, यहाँ पर दोनों तरह की ट्रेडिंग अलाउड है, इंट्रा कंट्री और इंटर कंट्री। मतलब आप विद इन इंडिया अगर इन कार्बन को ट्रेड करना चाहते हैं तो दैट इज अलाउड। उसके अलावा आप इंटरनेशनल लेवल पे जैसे इंडिया और फ्रांस आपस में कार्बन की ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ये भी अलाउड है। इसे जो कंट्रीज अपने एमिशन लेवल को एक्सीड कर गई हैं वो इन कार्बन क्रेडिट को खरीद सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए भूटान है और भूटान को 20 कार्बन क्रेडिट मिले थे। अब इन 20 में से भूटान ने सिर्फ 10 ही यूज किए। अब ये एक लीस्ट डेवलप कंट्री है, वेयर एज यहां पर हम एग्जांपल लेते हैं यूके का। यूके की लिमिट थी 100 कार्बन क्रेडिट की और इसने एक्सीड कर दिया अपनी लिमिट बाय 10 कार्बन क्रेडिट, तो इन्होंने 110 कार्बन क्रेडिट को यूज किया।
अब क्या होगा, यहां पर यूके भूटान से इन कार्बन क्रेडिट को परचेज कर सकता है और ये डिपेंड करेगा डिमांड एंड सप्लाई प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमी पे। मतलब जितनी डिमांड हाई होगी उतना ही प्राइस इन कार्बन क्रेडिट का इंक्रीज होता रहेगा। और इसी टारगेट को अचीव करने के लिए इंडिया ने 2009 में कार्बन क्रेडिट की ट्रेडिंग को अलाउ कर दिया, जो कि आपके मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में लिस्टेड है। अब बात की जाए इन कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग की, तो ये दो तरीके से हो सकती है, एक एमिशन ट्रेडिंग, एक ऑफसेट ट्रेडिंग। अब देखिए, ये जो एमिशन ट्रेडिंग है, इसमें क्या होता है, जो हमने भूटान का एग्जांपल लिया था कि भूटान ने अपने 10 कार्बन क्रेडिट सेव किए और आगे चलकर इसे सेल कर देता है, तो दैट इज कमिंग अंडर एमिशन ट्रेडिंग। यहां पर कंट्री अपने अनयूज्ड एमिशन को सेल कर सकती है। मतलब यहां पर कार्बन को ट्रैक किया जाता है, इसे उसी तरह से ट्रेड किया जाता है जैसे कोई और कम्युनिटी। उसके अलावा कुछ और ट्रेडिंग यूनिट्स भी यूज की जाती है कार्बन मार्केट में, जैसे रिमूवल यूनिट। यहां पर रिफॉरेस्टेशन के कारण जो कार्बन एमिशन कम हुआ है, हम उनको सेल करते हैं। उसके अलावा एमिशन रिडक्शन यूनिट, यहां पर हम ज्वाइंट इंप्लीमेंटेशन, जो आगे हम पढ़ेंगे, इससे जो एमिशन रिड्यूस हुआ है उनको सेल करते हैं। उसके अलावा सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन, यहां पर हम क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म में जो भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं उनकी ट्रेडिंग करते हैं। नेक्स्ट मेथड इज ऑफसेट ट्रेडिंग। मान लीजिए एक कंट्री है ए और एक कंट्री है बी। ये बी जो है ये डेवलपिंग कंट्री है, ये डेवलप्ड कंट्री है। ये ए एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करती है इस बी कंट्री में, जिसकी वजह से इसे 50 कार्बन क्रेडिट मिलते हैं। ऑल्दो जो ये कंट्री ए है ये ऑलरेडी ही कम ग्रीन हाउस गैस एमिट करती थी, अब जिसकी वजह से इसके पास एक्सेसिव 50 कार्बन क्रेडिट है। अब ये इन 50 कार्बन क्रेडिट को बेच सकती है इंटरनेशनल मार्केट में, और इसी को कहा जाता है ऑफसेट ट्रेडिंग। अगर आपको ऑफसेट ट्रेडिंग अभी भी समझ नहीं आई है तो इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए इंडिया में हम एक थर्मल पावर प्लांट स्टार्ट करना चाहते हैं और इसकी कैपेसिटी है 800 मेगावाट की। इस 800 मेगावाट यूनिट को जनरेट करने के लिए हम लगभग 400 टन कार्बन एमिशन करते हैं। मान लीजिए एक कंट्री है जर्मनी। जर्मनी हमें कहती है कि आप इस प्रोजेक्ट को ना लगाइए, आप इसकी जगह पे सोलर या विंड एनर्जी के प्रोजेक्ट को स्टार्ट कीजिए और इसके लिए पैसे मैं दूंगा आपको। इससे जर्मनी को क्या फायदा होगा? ये जो 400 टन कार्बन एमिशन रिड्यूस किया है, इसका सारा क्रेडिट जाएगा जर्मनी को, मतलब कि 400 कार्बन क्रेडिट्स मिलेंगे जर्मनी को। अब मान लीजिए जर्मनी की कार्बन एमिशन लिमिट थी 100 यूनिट और ये ऑलरेडी अपनी 100 यूनिट को ही यूज करता है और इससे ज्यादा इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। अब ये जो 400 यूनिट एडिशनल इसके पास आई है, ये इनको सेल कर सकता है इंटरनेशनल मार्केट में, और इसी को कहा जाता है ऑफसेट ट्रेडिंग। ज्वाइंट इंप्लीमेंटेशन, यहां पर जो आपकी एनएक्सबी कंट्री होती है, मान लीजिए एक एनएक्सबी कंट्री है आपकी फ्रांस और दूसरी है जर्मनी, तो ये फ्रांस अगर जर्मनी में आके किसी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करता है या फाइनेंस करता है, इसे कहते हैं हम ज्वाइंट इंप्लीमेंटेशन। यहां से ये कंट्री अर्न करती है एमिशन रिडक्शन यूनिट्स को और इसे वो यूज कर सकती है एज ए कार्बन क्रेडिट। यहां पर समझने वाली बात यह है कि इसमें कोई भी प्रोजेक्ट आपकी डेवलपिंग या लीस्ट डेवलप कंट्रीज में नहीं लगेगा। यहां पर तो डेवलप्ड कंट्रीज आपस में ही प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करती हैं। इसमें आप उन सभी चीजों को इंक्लूड कर सकते हैं जैसे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को भी। तो दैट्स इट अबाउट क्योटो प्रोटोकॉल। इसमें यही चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट थी। अब यहां तक जो भी आपका प्री क्योटो या आप ये कह सकते हैं कि क्योटो तक का जो इंपॉर्टेंट था वो सब कुछ हम कवर कर चुके हैं। अब बात करेंगे सेकंड फेज की, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया होगा, अगर नहीं बताया तो अभी बता रहा हूं। देखिए 3 फेजेस में हम क्लाइमेट चेंज एक्टिविटीज को डिवाइड करते हैं। एक क्योटो प्रोटोकॉल से पहले यानी प्री क्योटो, एक क्योटो प्रोटोकॉल के बाद यानी पोस्ट क्योटो, और एक पेरिस एग्रीमेंट और उसके बाद। तो यहां पर ये 3 फेजेस के बारे में पहले फेज के बारे में हम जान चुके हैं, यानी जहां तक हम क्योटो प्रोटोकॉल तक पहुंचे वहां तक हम समझ चुके हैं। अब हमारा फोकस रहेगा पोस्ट क्योटो, किस तरह से हमने डेवलपमेंट की, अब इसकी जैसे रूल बुक वगैरह कैसे बनी, कहां से क्या निकल के आया, वो सभी चीजों के बारे में जानेंगे अलग-अलग कॉप्स में। देन इवेंचुअली वी विल मूव टुवर्ड्स द कॉप 21 जहां पर हमारी बात होगी अबाउट क्लाइमेट चेंज के पेरिस एग्रीमेंट के बारे में। तो वहां से वो चीजों के बारे में बात करेंगे। एंड आज के लेक्चर में लास्ट टॉपिक हमारा यही रहेगा अबाउट योर फंड्स वगैरह जो भी हैं। इसके बाद कॉप 26 को हम कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे फर्दर। इसके बाद हम देखेंगे इंडिया पर्सपेक्टिव जो हमारा डिटेल रहने वाला उसको भी। तो यहां पर आज के लेक्चर को फर्दर कंटिन्यू करते हैं और जानते हैं पोस्ट क्योटो प्रोटोकॉल एरा में क्या कुछ हुआ। ये फेज आपका स्टार्ट होता है 1998 से 2014 तक। इस टाइम पीरियड में बहुत सी इंपॉर्टेंट कॉप मीटिंग्स हुई हैं जिसे हम आज डिस्कस करेंगे। साथ के साथ हम समझेंगे उन कॉप मीटिंग की आउटकम्स को। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कॉप 4 की। जैसा कि आप सभी जानते हैं 1997 में आता है आपका क्योटो प्रोटोकॉल। अब ये जो क्योटो प्रोटोकॉल है ये एक ब्रॉड प्रिंसिपल है जो कहता है कि हमें ग्रीन हाउस गैस के एमिशन को कम करना है। बट ये एमिशन कैसे कम करना है और अगर कोई कंट्री इसे अचीव ना कर पाए तो उसके लिए क्या पेनल्टी होगी, ये इस क्योटो प्रोटोकॉल में नहीं मेंशन थी। जिस वजह से वर्ल्ड लीडर इकट्ठा होते हैं 1998 में, जिसे हम कहते हैं कॉप 4। ये अर्जेंटीना के शहर ब्यूनस एरिस में हुई थी। तो इसी वजह से यहां पर जो आउटकम आएगी उसको हम ब्यूनस एरिस प्लान ऑफ एक्शन कहेंगे। इस कॉप 4 में वर्ल्ड लीडर्स डिबेट करते हैं कि क्या रूल्स रहने चाहिए इस क्योटो प्रोटोकॉल को इंप्लीमेंट करने के लिए। क्योंकि वर्ल्ड लीडर्स में कोई सहमति नहीं बन पाती, इस वजह से ये रूल्स इस मीटिंग में फ्रेम नहीं हो पाते। बट इस मीटिंग से निकल के आता है आपका ब्यूनस एरिस प्लान ऑफ एक्शन। अब इस प्लान ऑफ एक्शन में क्या रहता है, वर्ल्ड लीडर ये कहते हैं कि इस सदी के बदलने से पहले यानी 2001 आने से पहले हम इन रूल्स को फ्रेम करेंगे ताकि हम क्योटो प्रोटोकॉल को आने वाली सदी में इंप्लीमेंट कर सकें, जिससे हम इस क्लाइमेट चेंज को रोक पाएंगे। अब वर्ल्ड लीडर्स से कमिट तो करते हैं और इसके बाद आती है आपकी कॉप 5 और यही नेगोशिएशंस वापस से चलती रहती हैं जहां पर डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज के बीच में डिबेट चलता रहता है और यहां पर भी कोई कंक्रीट एक्शन निकल के नहीं आता। इसके बाद वर्ल्ड लीडर्स मिलते हैं 2000 में और ये मीटिंग कहलाती है कॉप 6। अभी जो कॉप 6 थी ये 2 बार होती है। इसका जो पहला पार्ट होता है वो मेजरली फ्लॉप रहता है बिकॉज वर्ल्ड लीडर्स में अभी भी रूल्स को लेकर कोई सहमति नहीं बनती। बट जो कॉप 6 की सेकंड मीटिंग थी यानी सेकंड पार्ट, उसमें एक मेजर ब्रेक थ्रू आता है जहां पर वर्ल्ड लीडर्स एग्री करते हैं कुछ ऑपरेशनल रूल्स पे, जिससे कहीं ना कहीं क्योटो प्रोटोकॉल की इंप्लीमेंटेशन पे जो संशय था अब कम होने लगता है। अब आता है 2001 और 2001 में आती है आपकी कॉप 7। ये कॉप 7 हुई थी मार्केश में, मोरक्को का एक शहर है मार्केश। यहां पर क्योटो प्रोटोकॉल के फ्लेक्सिबल मैकेनिज्म पे वर्ल्ड लीडर्स एग्री करते हैं। जो फ्लेक्सिबल मैकेनिज्म होते हैं ये 3 टाइप के होते हैं। पहला ज्वाइंट इंप्लीमेंटेशन, दूसरा क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, तीसरा एमिशन ट्रेडिंग। ये जो तीनों ही मैकेनिज्म है इसी को कह देते हैं मार्केश अकॉर्ड। तो आपको याद रखना है कॉप 7 से निकल के आया था आपका मार्केश अकॉर्ड जहां पर बात की गई थी फ्लेक्सिबल मैकेनिज्म की। उसके अलावा इस कॉप में फोकस किया जाता है डेवलपिंग कंट्रीज पे, जहां पर बात की जाती है कि इन डेवलपिंग कंट्रीज की कैपेसिटी बिल्ड करने की जरूरत है। साथ के साथ यहां पर ये इंश्योर किया जाता है कि इनकी कैपेसिटी बिल्डिंग के दौरान न केवल इन्हें फंड प्रोवाइड किया जाएगा बट लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी की जाएगी। इन फंड्स को ट्रांसफर करने के लिए यहां पर 3 मेजर फंड्स बनते हैं। पहला फंड है आपका लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज फंड, दूसरा है आपका स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड और तीसरा है आपका क्लाइमेट अडैप्टेशन फंड। तो आपको ये भी याद रखना है कि तीनों ही फंड बनाने की बात की जाती है कॉप 7 यानी मार्केश मोरक्को में।
इसके बाद आती है आपकी कॉप 8। इसे आप डबल स्टार मार्क कर सकते हैं क्योंकि ये यूएनएफसीसीसी की पहली मीटिंग हुई थी इंडिया में। इस कॉप 8 से निकल के आता है आपका दिल्ली डिक्लेरेशन, जिसमें एम्फसाइज किया जाता है अडैप्टेशन मेजर्स पे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि क्लाइमेट चेंज एक रियलिटी है, इस वजह से इस रियलिटी को फेस करने के लिए हमें खुद को प्रिपेयर करना चाहिए, ऐसा इस मीटिंग में कहा जाता है। उसके अलावा यहाँ पर फोकस किया जाता है पॉवर्टी एलिवेशन पे, क्योंकि जो भी आपकी डेवलपिंग कंट्रीज या लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं, यहाँ पर आप देखते हैं कि मेजर सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन प्राइमरी सेक्टर में इंगेज है, जैसे कि एग्रीकल्चर। और अगर क्लाइमेट चेंज होता है, कहीं ना कहीं इस पॉपुलेशन को एक मेजर सेटबैक देखने को मिल सकता है, जिस वजह से यहाँ पर फोकस किया जाता है पॉवर्टी एलिवेशन पे। यहाँ पर साथ के साथ इस बात पे भी स्ट्रेस किया गया कि जो डेवलपमेंट है ये टॉप प्रायोरिटी है डेवलपिंग कंट्रीज के लिए। कॉप 9 और कॉप 10 में कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है आपके पेपर पर्सपेक्टिव से, सो दैट्स व्हाई हम इनके बारे में ज्यादा कुछ नहीं देखेंगे। बात की जाए कॉप 11 की, तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि 2004 में रशिया रेटिफाई करती है क्योटो प्रोटोकॉल को, और जिसके बाद 2005 में हम क्योटो प्रोटोकॉल की इन्फोर्समेंट स्टार्ट करते हैं। और इसी वजह से 2005 में आपके वर्ल्ड लीडर्स मिलते हैं मॉन्ट्रियल में, और यहाँ पर डिस्कस करते हैं फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन को। इस मीटिंग में हम 2 ट्रैक अप्रोच के बारे में बात करते हैं, जहां पर पहली अप्रोच में हम इंश्योर करेंगे यूएनएफसीसीसी की कंस्ट्रक्टिव इंप्लीमेंटेशन, और दूसरी अप्रोच में हम एक एडहॉक कमेटी बनाएंगे, और इस कमेटी का काम ये होगा, ये देखेगी कि क्योटो प्रोटोकॉल को हम कितने अच्छे से इंप्लीमेंट करें। उसके बाद बात की जाए तो इस कॉप 11 को कई बार MOP1 भी कहा जाता है, यानी कि मीटिंग्स ऑफ पार्टी टू द क्योटो प्रोटोकॉल। आइए अब समझते हैं कॉप 12 में क्या हुआ। देखिए यहाँ पर क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म को बिजनेस हाउसेस के लिए भी खोल दिया गया। अभी तक जो आपकी मेजर गवर्नमेंट्स हैं वो ही क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म को यूज कर सकती थी, बट अब इन बिजनेस हाउसेस को भी अलाउ कर दिया गया है कि ये भी अपने एमिशन को रिड्यूस करने के लिए डेवलपिंग कंट्रीज में प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकती है, और यहाँ से ये जनरेट करेंगे सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन यूनिट, जिससे ये अपनी क्योटो प्रोटोकॉल के अंडर कमिटमेंट को फुलफिल कर सकते हैं। उसके अलावा अगर किसी कंपनी के पास ये सरप्लस में है, तो ये कंपनीज इन सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन यूनिट्स को इंटरनेशनल लेवल पे बेच भी सकती है। अब बात करते हैं कॉप 13 की। कॉप 13 इंडोनेशिया के एक शहर बाली में हुआ था। कॉप 13 से निकल के आता है आपका बाली रोड मैप या बाली एक्शन प्लान। यहाँ पर फोकस इस बात पे था कि क्योटो प्रोटोकॉल एंड होता है आपका 2012 में, और इसके बाद इंटरनेशनल कम्युनिटी को क्या करना चाहिए इस क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए। यहाँ पर 5 मेजर चीजों पे एम्फसाइज किया गया। पहला है आपका शेयर्ड विजन, जो एक लॉन्ग टर्म विजन है, जहां पर हम फोकस करते हैं क्लाइमेट चेंज को रोकने पे। उसके बाद दूसरा मेन पिलर था यहाँ पे मिटिगेशन, जहां पर हम कोशिश करते हैं उन आइडियाज और उन इनोवेशंस को प्रमोट करने की जिससे हम क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट कर सकें। तीसरे में हम अडैप्टेशन के ऊपर फोकस करते हैं, और चौथे में हम टेक्नोलॉजी के बारे में बात करते हैं, जहां पर नई टेक्नोलॉजी डेवलप करने के साथ साथ हम फोकस करते हैं कि डेवलपिंग कंट्रीज को भी ये टेक्नोलॉजी प्रोवाइड की जाएगी। उसके अलावा पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट पिलर है फाइनेंसिंग, जहां पर हम बात करते हैं कि कैसे और कहां से हम ये पैसा लेके आएंगे जिसे हम मिटिगेशन, अडैप्टेशन और टेक्नोलॉजी पे इन्वेस्ट कर सकेंगे। बात की जाए कॉप 14 की, तो यहां पर जो हमने अडैप्टेशन फंड पहले पढ़ा था उसको लॉन्च किया जाता है, और इसके अलावा यहां से निकल के आता है पुट्समैन स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम, जो फोकस करता है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पे। यहां पर डेवलप कंट्रीज ये कहती हैं कि हम इंश्योर करेंगे जो लेटेस्ट और एडवांस टेक्नोलॉजी है वो ट्रांसफर कर सके हम डेवलपिंग कंट्रीज में। आइए अब समझते हैं कॉप 15 में क्या इंपॉर्टेंट है। देखिए 2005 में जो हमने एडहॉक कमेटी बनाई थी जो ओवरसी करती है क्योटो प्रोटोकॉल की इंप्लीमेंटेशन, तो ये एडहॉक कमेटी कोपेनहेगन में कहती है कि हमें पोस्ट क्योटो पीरियड के बारे में आप सोचना चाहिए, क्योंकि क्योटो प्रोटोकॉल को इंप्लीमेंट करने के लिए 2005 से 2012 का टाइम पीरियड था। अब हमें फोकस करना चाहिए कि 2012 के बाद हम क्या करेंगे। इस वजह से ये कोपेनहेगन मीटिंग में डिस्कस किया जाता है कि 2012 के बाद भी हम लीगली बाइंडिंग क्लाइमेट रेजिम को कंटिन्यू करेंगे, जिसके ऊपर लगभग सभी वर्ल्ड लीडर एग्री करते हैं। यहां तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, बट जैसे ही डेवलप कंट्री ये कहती है कि डेवलपिंग कंट्रीज को भी हमारे साथ पार्टिसिपेट करना चाहिए इस कार्बन रिडक्शन में, तो ये डिस्कशन ऑफ ट्रैक चली जाती है, और जिसकी वजह से एक ब्लॉकेज क्रिएट होता है। बट जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो इस बात पे एडमिट होती हैं कि क्योटो प्रोटोकॉल जिस प्रिंसिपल पे बेस था उसी प्रिंसिपल को कंटिन्यू करना चाहिए, यानी कि कॉमन बट डिफरेंशियल रिस्पांसिबिलिटी। बट इस बात से डेवलप कंट्रीज इत्तेफाक नहीं रखती हैं, क्योंकि अब उन्हें ये लगने लगता है कि ये डेवलपिंग कंट्रीज कहीं ना कहीं एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचा रही है, और ये डेवलपिंग कंट्रीज अपने कार्बन एमिशन को कम नहीं करना चाहती, जिस वजह से कोपेनहेगन एक मेजर डिसअपॉइंटमेंट बनता है। बट कॉप 16 एक नई उम्मीद की किरण लेके आई, जब आपके वर्ल्ड लीडर एग्री करते हैं कैनकन अडैप्टेशन फ्रेमवर्क। इस फ्रेमवर्क में हम सेकंड कमिटमेंट पीरियड के बारे में बात करते हैं क्योटो प्रोटोकॉल की। यहाँ पर पहली बार ग्रीन हाउस गैसेस से हटकर टेम्परेचर को एज ए टारगेट लिया गया, और बात की गई कि हम ग्लोबल टेम्परेचर को कहीं ना कहीं 2 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा राइज नहीं करने देंगे। उसके अलावा इस समिट में हमने ग्रीन क्लाइमेट फंड फॉर्म किया। अब ये ग्रीन क्लाइमेट फंड में आपके डेवलप कंट्रीज पैसे कंट्रीब्यूट करेंगे। बात की जाए इस ग्रीन क्लाइमेट फंड की, तो ये 2011 से ऑपरेशनलाइज है, और ये फंड जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी है उसको अकाउंटेबल है। साथ ही साथ ये जो कॉप है यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, ये डिसाइड करती है इस फंड की पॉलिसी, प्रोग्राम की प्रायोरिटीज, और साथ ही साथ क्या एलिजिबल क्राइटेरिया रहेंगे फंडिंग के, ये भी ये कॉप ही डिसाइड करता है। अब बात करते हैं कॉप 17 की। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में आया था, और इसकी इंप्लीमेंटेशन स्टार्ट हुई थी 2005 में। इसका फर्स्ट फेज एंड होता है 2012 में। उसके बाद इसका सेकंड फेज स्टार्ट होता है जो 2012 से शुरू होकर 2020 तक जाता है। अब जैसे ही ये सेकंड फेज खत्म होगा, इसके बाद वर्ल्ड का क्या एक्शन रहना चाहिए उसके लिए इस मीटिंग में पहली बार बात की गई थी, यानी कि जो आपका पेरिस एग्रीमेंट है उसकी नींव इसी समिट में रखी गई थी। तो यहां पर वर्ल्ड लीडर्स ये डिसाइड करते हैं इस दुनिया में